लास्ट क्लास में कहाँ तक हुआ था आप लोगों का? एडीबी का बताया था और भी बताया था मैंने आप लोगों को। अच्छा, उससे पहले वाले में बताया होगा फिर मैंने आपको। उससे पहले क्या हुआ था? एडीबी वाला ट्राई किया किसी ने? कर लिया फोन स्प्रेड के थ्रू। चलिए तो इससे पहले मैंने आप लोगों को पेलोड क्रिएट करना ही बता दिया था। जो अब विंडोज के उसके लिए एंड्रॉइड के लिए आप कैसे वो भी ट्राई किया आप लोगों ने। हम्म। उसको ट्राई कर लो, सेम तरीके से ही वर्क करेगा। उसके स्टेप्स मैंने सारे आप लोगों को बता दिए थे। हाँ, अब मेटास्प्लॉइट का फ्रेमवर्क के थ्रू कैसे आप बनाते हैं एक पेलोड। ठीक है, तो उसको आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। एंड इसके अलावा मैंने आपको कॉल बॉम्बिंग, एसएमएस बॉम्बिंग के लिए भी कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह बताए थे। एंड इसके अलावा लास्ट चीज क्या थे उसकी, कुछ एप्लीकेशंस बताई होंगी मोबाइल के लिए, जैसे LOIC या पोर्ट ड्रॉइड। ऐसे एप्लीकेशंस बताए थे। पोर्ट ड्रॉइड बताया था, यूज करा आप लोगों ने? LOIC भी एक टूल है जिससे आप डॉस अटैक परफॉर्म कर सकते हो मोबाइल से। LOIC आपको ऐसे नहीं मिलेगा, वो उसका APK मैं देखूंगा मेरे पास अगर होगा तो शेयर करूंगा, अदरवाइज मैं कोई लिंक शेयर कर दूंगा जहाँ पे आपको मिल जाएगा, क्योंकि पुराना एप्लीकेशन है। LOIC जो डॉस अटैक परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। इसका फुल फॉर्म भी लिख सकते हो आप लोग, लो ऑर्बिट आयन कैनन। LOIC, लो ऑर्बिट आयन कैनन। ठीक है, तो उससे आप डॉस अटैक परफॉर्म कर सकते हैं मोबाइल से, अगर आपको मोबाइल से परफॉर्म करना है डॉस अटैक को। लो ऑर्बिट आयन, ION आयन कैनन। CANN। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो इस मॉड्यूल के अंदर कवर की गई हैं। बाकी कुछ ऐसे एप्लीकेशन है जैसे एम स्पाई, जैसे पेड एप्लीकेशन है, बट हाँ आपके किसी भी मोबाइल के ऊपर स्पाई करने में आपको हेल्प कर सकता है ये। एम स्पाई नाम का एक एप्लीकेशन है जो बहुत कुछ ट्रैक कर सकता है, मतलब एक तरीके से जो पेरेंटल कंट्रोल प्रोवाइड करता है आपके मोबाइल पर। ठीक है, आपको हर एक चीज बताएगा, मोबाइल की सारी एक्टिविटीज आपको बताएगा कि मोबाइल में क्या क्या चीजें की जा रही है, किस लोकेशन में कब रहा है वो मोबाइल। ये आपको एक पेलोड बना के देगा, और मतलब एक फाइल भेजेगा, वो फाइल आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी उस विक्टिम के फोन पे। हाँ, वो नहीं ऑटोमेटिकली, मतलब इंस्टॉल तो आप खुद करोगे ना, APK जैसे इंस्टॉल करते हो आप। इंस्टॉल तो हम खुद करते हैं ना सारी चीजें। तो आप इंस्टॉल करिए, इंस्टॉल करने के बाद फिर आप उस पर्टिकुलर मोबाइल को हर एक चीज मॉनिटर कर सकते हैं। हाँ, किसी पे भी, iOS के लिए भी आप यूज कर सकते हो उसको, एंड्रॉइड के लिए भी यूज कर सकते हो। नहीं, सेम नेटवर्क नहीं, इनका खुद के पब्लिक सर्वर होते हैं ना। ये एक वेबसाइट है जो आपको कहीं से भी उस मोबाइल के बारे में ये सारी इंफॉर्मेशन निकालने में हेल्प करेगी, कि वो उसके सारे की स्ट्रोक आप कैप्चर कर सकते हो, किस लोकेशन में कहाँ पे है वो, कब कब कहाँ पे है, किस किस को उसने कॉल करा है, कहाँ कहाँ से उसको कॉल रिसीव हुआ है, क्या क्या चीजें उसने अपने इंटरनेट पे सर्च करी है, सोशल मीडिया के चैट्स वगैरह, मतलब ये सारी चीजें आप पिक्स वगैरह देख सकते हैं उसकी। और ये डू इट विदाउट बीइंग डिटेक्टेड, आपके बारे में उसको पता भी नहीं चलेगा कि आप उसको मॉनिटर कर रहे हो, क्योंकि ये हिडन एप्लीकेशन होता है। या ये जो एप्लीकेशन जैसे आप इंस्टॉल करोगे डिवाइस पे, ये तुरंत ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगा। तो उसको डेस्कटॉप पे उसके मतलब मोबाइल के इंटरफेस में ये एप्लीकेशन कहीं दिखेगा नहीं। नहीं, इसका ये पेड एप्लीकेशन है। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, ये पेड एप्लीकेशन है, आप इसको ट्राई कर सकते हो अपना अकाउंट वगैरह क्रिएट करके। इनका प्राइसिंग वगैरह मैं बताया था कितना पड़ेगा आपको। हाँ, ऐसे ही कुछ पड़ेगा इसका आपको। तो इसका आपको सब्सक्रिप्शन पड़ेगा, वो आप लोग उसके थ्रू ट्राई कर सकते हो उसको, और उसमें भी यही होगा कि कितने लोगों को वो भेजा जा सकता है एप्लीकेशन। इसके अकॉर्डिंग आपको ये मिलता है कि कितने लोगों को आप ये भेज सकते हो एप्लीकेशन, और कैसे इसको यूज किया जा सकता है। बाकी डेमो इसका ट्राई आप कर सकते हो, कैसा है डेमो। जैसे इसने आपको डेमो में एक मतलब एक
आईडी बताया है कि क्या क्या चीज़ आप कैसे कैसे एक्सेस कर सकते हो। जैसे कॉल्स पे गए आप, तो वो आपको बता देगा क्या क्या कॉल्स की इंफॉर्मेशन है जो उसको आई है। एक तरीके से दिखा रहा है वो कि ऐसा इंटरफेस आपको मिलेगा उनके जब आप इसको यूज करेंगे। टेक्स्ट मैसेजेस क्या है, इवेंट फोटोज वगैरह क्या है, कॉन्टैक्ट्स क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो भी उसके फोन में होगी, जब उसने जब जहाँ से डाउनलोड करी होगी, उन सारी चीज़ों के बारे में बता देगा। की लॉगर वाला काम करना है तो ये बता देगा कि उसने किस पर्टिकुलर जगह पे क्या चीज़ टाइप करी है। तो इस तरीके से आपको एक वेब इंटरफेस के थ्रू सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, उस पर्टिकुलर मोबाइल के बारे में जिसको आपने यहाँ पे टारगेट किया होगा। ये तो ऐसे एप्लीकेशंस आते हैं, बट हाँ उनका सब्सक्रिप्शन आपको परचेज करना पड़ेगा। करोगे परचेज तो आपको ये पर्टिकुलर मिल जाएंगी चीज़ें, क्योंकि हर चीज़ फ्री फ्री में आप नहीं कर सकते हो। इस एप्लीकेशन को आप किसी मोबाइल में इंस्टॉल करोगे तो आपका एंड्रॉयड उसको अलाउ करेगा, लेकिन अगर आपका बनाया हुआ कोई एप्लीकेशन है मेलिशियस एप्लीकेशन, उसको आपका एंड्रॉयड अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, तो इसके बारे में पता होना चाहिए आपको, एम स्पाई के बारे में। आपके सीएच के अंदर भी दिया गया है इसको, तो आप इसको जरूर याद रखिएगा। एम स्पाई एप्लीकेशन है जो मोबाइल यूजर को इसके ऊपर स्पाई करने में हेल्प करता है। आप उसके बहुत सारी चीजें देख सकते हो। जैसे व्हाट्सएप पे आप गए, तो व्हाट्सएप पे वो किस किस यूजर से उसने चैट करा है, किस से उससे कॉल रिसीव हुआ है, कौन कौन से कॉन्टैक्ट लिस्ट में है उसकी यूजर्स, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखा देगा। मतलब एक तरीके से कंप्लीट कंट्रोल आपको मिल जाएगा उसके फोन का। तो आप ये ट्राई कर सकते हो, यूज करके देख सकते हो। मतलब पेड है, डेफिनेटली तभी ट्राई कर पाओगे जब आप पे करोगे इसको। क्या है? 4,000? 4,000 या 1,300? हाँ, मंथली 1,300 है, तो आपका 3 महीने का 4,000 रुपीज आपको बता रहा है। अब जब आप ऐसी चीजें करोगे तो उसके लिए पेमेंट भी तो करना ही पड़ेगा ना। आप यहाँ पे पेमेंट कर रहे हो, नहीं तो कुछ लोग डार्क वेब पे यही चीज पे करते हैं। अब डार्क वेब पे उतना सिक्योर नहीं है पे करना बिटकॉइन, और आपको क्रिप्टो करेंसी में पे करना पड़ेगा। बेटर है आप यहाँ पे, अगर पे करना ही है तो यहाँ पे ट्राई कर लो। ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं सारी चीज आपको फ्री में मिले, खासकर मोबाइल के लिए। सीएच के अंदर कुछ भी नहीं बताया गया डार्क वेब। अब खुद आप लोगों को पता ही होगा, डार्क वेब तो आप लोग मुझसे पहले एक्सप्लोर करके बैठे होगे। किसने नहीं किया? सभी ने करा होगा डार्क वेब तो एक्सप्लोर। देखो सीएच के अंदर ऐसा कुछ मॉड्यूल, मतलब आपका किसी भी सर्टिफिकेशन कोर्स है वैसे भी किसी के अंदर नहीं बताया जाता डार्क वेब के बारे में कि कैसे एक्सेस करना है। यूट्यूब पे आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, कैसे एक्सेस करना है। टॉर ब्राउजर होगा, आप ऐसे सिस्टम में उसको एक्सेस करो जहाँ पर आपके काम का डेटा ना हो। विंडो को मैक्सिमाइज मत करो, क्योंकि उसके पीछे कुछ एक्टिविटीज होती रहती हैं, कुछ फाइल्स डाउनलोड होती रहती हैं, आपके सिस्टम में पता ही नहीं चलेगा कि आपके पीछे क्या हो रहा है। ठीक है, अपने कैमरे को शटर लगा के रखो, उसका जो भी स्लाइडर है ना उसको ऑन रखो, अगर स्लाइडर है आपके में। अदरवाइज आता है बाहर से, आप परचेज कर सकते हो, वो स्लाइडर आप लगा के रखो ताकि जो कैमरा है कोई एक्सेस ना करे। ठीक है, क्योंकि अभी रिसेंटली एक वल्नरेबिलिटी भी आई थी, बट वो लेनोवो के कुछ सिस्टम्स में आई है, थिंक पैड या पता नहीं कौन सी सीरीज के। तो उसमें अटैकर्स आपके लाइट को डिसेबल करके भी कैमरा ऑन कर सकते हैं। जैसे लाइट होता है ना आपका, यहाँ पे कैमरे की लाइट होती है, उसको डिसेबल करके भी आपका कैमरा ऑन किया जा सकता है। तो ऐसी वल्नरेबिलिटीज आती रहती हैं, पुरानी भी बहुत सारी ऐसी वल्नरेबिलिटीज हैं जो अलग अलग ब्रांड में आती है। ये वाले तो रिसेंट है, चेक कर सकते हो आप लोग। लेनोवो के कुछ थिंक पैड सीरीज में ये मिली है वल्नरेबिलिटी। तो ये सब चीज़ें आती रहती हैं। तो डार्क वेब पे जब भी एक्सेस करो तो ये चीज़ों का ध्यान रखे करो। अपना माइक्रोफोन डिसेबल कर दो परमानेंटली, मतलब उसको म्यूट कर दो एकदम, ताकि आपके मतलब आपकी कोई वॉइस आप जो बोल रहे हो वो सामने वाला सुन ना पाए। ठीक है, और परमिशन किसी भी एप्लीकेशन को परमिशन देने से पहले सोचना कि वो क्यों परमिशन मांग रहा है इस चीज़ के बारे में। तो डार्क वेब को एक्सेस करने के से पहले ये चीज़ें कम से कम आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि बहुत खतरनाक है उसको एक्सेस करना। समझ आ गया आप लोगों को? ये कुछ एप्लीकेशंस हैं, इनके बारे में याद रखिए, कभी टाइम पड़ने पड़े या कैसे भी आपको यूजफुल हो सकती हैं एप्लीकेशन से, तो आप इनको यूज कर सकते हैं। बट हाँ, इसका क्या है डिसएडवांटेज, कि ये एक तरीके से सारा कुछ इनके सर्वर्स पे हो रहा है। आप जो भी डेटा रख रहे हो वो किसके सर्वर पे जा रहा है? इनके एम स्पाई के सर्वर पे जा रहा है। ये सारा डेटा जो यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये डेमो डेटा, ये सारा कहाँ पड़ा हुआ है? एम स्पाई के सर्वर्स पे पड़ा हुआ है। तो वैसे ही आपका डेटा भी वहां पर, आपने जिसको टारगेट किया होगा उसका डेटा भी कहाँ पर होगा? क्लाउड पर होगा। मतलब ये सारी एक्टिविटी आपकी मॉनिटर कर रहा है कि आप क्या कर रहे हो, किसको टारगेट आपने करा है, ताकि ये अपने आप को आगे जाके प्रोटेक्ट कर पाए। ऐसा नहीं कि कोई जिसके ऊपर अटैक हुआ है
वो एम स्पाई के ऊपर केस कर दे कि ये डेटा आपने चुराया है या ऐसा करा है, तो उसके लिए वो अपने लिए सारे प्रूफ रखता है अपने पास कि अ, किस तरीके का डेटा किस क्लाइंट ने किस यूजर को टारगेट करके निकाला है। चलिए तो ये सारी चीजें आपके मॉड्यूल नंबर 18 के अंदर 17 के अंदर मॉड्यूल नंबर 17 एलओएसी एप्लीकेशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसका इंटरफेस मैं दिखा देता हूँ कैसा दिखता है। पुराने फोन में था। इस तरीके का एक मोबाइल एप्लीकेशन है ये। क्या? नहीं, फ्री एपीके है ये। इसका एपीके मैं आपको दूंगा। नेट नहीं चल रहा है। वैसा एप्लीकेशन होता है इसका इंटरफेस। अब आप यहाँ पर आईपी या यूआरएल डाल दीजिए टारगेट का, कि जिसको टारगेट करना है आपको, वो आईपी है या यूआरएल है क्या है, उसका आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दीजिए। उसके बाद आप सिलेक्ट कर सकते हो कि किस पोर्ट को टारगेट करना है, कौन से मेथड से टारगेट करना है, टीसीपी, यूडीपी, या अलग अलग मेथड्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आपको पिंग भेजना है तो आईसीएमपी चूज कर सकते हो। किसी टीसीपी पोर्ट टारगेट करना है तो टीसीपी चूज कर सकते हो। अदरवाइज जैसे मैंने आपको जब डॉस अटैक करवाया था तो मैंने आपको अलग अलग टाइप्स बताए थे। वही मेथड पोर्ट आप यहाँ पर सिलेक्ट करिए। और उसके बाद आप कितने मैसेजेस भेजना चाह रहे हैं, कितने थ्रेड्स आप भेजना चाह रहे हैं, जैसे यहाँ पे 9000 मेंशन है। आप जितने थ्रेड्स भेजना चाहते हैं उतने आप भेज के इस बटन पे क्लिक करेंगे जहाँ पे लिखा हुआ है चार्जिंग माई लेजर। जैसे आप हिट करोगे तो ये उस पर्टिकुलर मशीन की तरफ पैकेट्स भेजना स्टार्ट करेगा जिसका यूआरएल या आईपी एड्रेस आपने यहाँ पर प्रोवाइड करा होगा। तो जिसके बारे में आप यहाँ पे बताओगे उसको ये टारगेट करना स्टार्ट कर देगा आपके मोबाइल फोन से। इसको भी आप पता करने के लिए वही टीसीपी डंप या स्निफिंग स्टार्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके उस टारगेट डिवाइस की तरफ पैकेट्स आ रहे हैं। ठीक है। मोबाइल डिवाइस से अगर करोगे तो थोड़ा इम्पैक्ट कम होता है, क्योंकि मोबाइल डिवाइस उतना स्पीड में आपके पैकेट्स डिलीवर नहीं करता जितना सिस्टम कर सकता है। ठीक है। बट हाँ, अटैक परफॉर्म जरूर होगा। अगर यही अटैक दो चार डिवाइस से अगर आप परफॉर्म करोगे तो उससे इम्पैक्ट आपको देखने के लिए जरूर मिलेगा। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है फास्ट करने के, स्लो करने के। तो अलग अलग तरीके के ऑप्शन है जिनको आप यूज करके इस अटैक को परफॉर्म कर सकते हैं मोबाइल फोन से। ठीक है। तो इसका एप्लीकेशन एंड्रॉयड के लिए मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो उसको आप इंस्टॉल करके यूज कर, कहीं और से डाउनलोड मत करिएगा क्योंकि मेलिशियस एप्लीकेशन भी बहुत ज्यादा मिलते हैं इसके। या तो मैं लिंक शेयर कर दूंगा आपको अगर मेरे पास नहीं मिला मेरे को, और अदरवाइज मैं आपको जो मेरे पास है वही प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी पोर्ट ड्रॉइड मैंने आपको बताया था, उसको आप यूज करके देखा होगा आप लोगों ने। एनमैप वगैरह करोगे तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको वो बता देता है, जिस भी नेटवर्क से आप कनेक्टेड हैं उसमें जो जो डिवाइसेस हैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको बताएगा वो। ठीक है। तो ये मॉड्यूल आपका यहीं पे फिनिश होता है। इसको प्रैक्टिस कर लिए। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो एडीबी वाला ही है। क्या है ये? अच्छा, एपीके है। ये एपीके आपको यूज करना है। टूल्स में मिला होगा ना आपको, उसमें मिल जाता है। तो यही आप शेयर कर दो, ग्रुप में डाल देना। ये एपीके इसको एंड्रॉइड में आप यूज करना तो वो ये इंस्टॉल हो जाएगा। इसमें आपको बहुत सारे टूल्स मिले होंगे तो इसी में ही ये वाला टूल भी अवेलेबल है। तो आप ये ग्रुप पे डाल देना, इसमें सभी लोग ये वाला यूज कर लेंगे। चलिए। अब नेक्स्ट मॉड्यूल। अच्छा, मॉड्यूल नंबर जो 18 है उससे पहले मैं आपको मॉड्यूल नंबर 20 कराऊंगा, क्योंकि वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी आप में से कुछ लोगों के एग्जाम भी आने वाले हैं सीएच के, तो उसमें वो उन लोगों को हेल्प करेगा। तो पहले मॉड्यूल नंबर 20 कराऊंगा, क्रिप्टोग्राफी। उसके बाद फिर वापस आएंगे हम लोग मॉड्यूल नंबर 19 एंड 18 एंड 19। ठीक है। तो पहले क्रिप्टोग्राफी हम लोग कवर करेंगे एंड देन बाकी के जो दो मॉड्यूल्स हैं वो। सो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, मॉड्यूल नंबर 20 क्रिप्टोग्राफी।
क्रिप्टोग्राफी में कुछ प्रैक्टिकल्स हैं जो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। क्या होता है क्रिप्टोग्राफी, बताइए आप। बहुत बार इसका हम लोगों ने पूरे सीएच कोर्स में जिक्र किया है, यूज करा है इस वर्ड को हमने बार बार। डाटा को स्टोर, प्रोटेक्ट करना। डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए आप उसको क्या कर देते हैं, साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, राइट। ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जो नॉन ह्यूमन रीडेबल होता है, ठीक है। तो दो चीजें होती हैं आपके पास, एक होती है प्लेन टेक्स्ट, दूसरा होता है साइफर टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट फॉर्म ऑफ डेटा क्या होता है, जिसको आप रीड कर सकते। साइफर टेक्स्ट फॉर्म ऑफ डेटा क्या होता है, जिसको आप रीड नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब ये प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट बनाने के अलग अलग टेक्निक्स होती हैं। जैसे क्रिप्टोग्राफी के अंदर, क्रिप्टोग्राफी बोलता है कि हम प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं ताकि डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी बनी रहे, ठीक है, उसकी इंटीग्रिटी, उसके उसके ऊपर नॉन रेपुडिएशन का कोई भी खतरा ना हो। अब इस चीज को अचीव करने के लिए इसके पास तीन मेथड्स होते हैं। पहला है इंक्रिप्शन, सेकंड है हैशिंग, एंड थर्ड है एनकोडिंग। ये तीन चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जो तीनों का काम क्या है कि प्लेन टेक्स्ट में कोई भी कंटेंट लिखा होगा उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, वो साइफर टेक्स्ट में। एंक्रिप्शन का क्या मतलब होता है, एंक्रिप्शन का के बारे में हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं, पहले भी हम लोगों ने, मैंने आपको बताया था एंक्रिप्शन कैसे परफॉर्म किया जाता है। एंक्रिप्शन प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है, बट कैसे करता है, की के थ्रू करता है, राइट। की या कीज के थ्रू वो एंक्रिप्शन परफॉर्म करता है। अब वो की है या कीज है, पहले की क्या होता है ये समझ लीजिए। की का मतलब होता है एक अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू, एक अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग, जिसके थ्रू, एक तरीके से मान लो वो पासवर्ड है आपका, जिसके थ्रू आपका डेटा साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट होता है। मतलब एक ऐसी वैल्यू जो यूज की जाती है एंक्रिप्शन एल्गोरिदम्स में, जिसकी मदद से आपके डेटा को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाता है। और फिर वापस उसको प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए, डिक्रिप्शन परफॉर्म करने के लिए आप की का यूज करते हैं। तो कीज की मदद से आप इंक्रिप्शन परफॉर्म करते हैं, की मदद से आप डिक्रिप्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इंक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट ये है कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। रिवर्सिबल मतलब इसको वापस से आप कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपने प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट बनाया, तो साइफर टेक्स्ट वापस से प्लेन टेक्स्ट भी बन सकता है, ठीक है। अब इंक्रिप्शन में की यूज होगी या कीज यूज होगी, इसके लिए आपके पास दो तरीके के इंक्रिप्शन होते हैं। क्या है वो दो टाइप्स, पता है किसी को? सिमेट्रिक इंक्रिप्शन एंड सेकंड क्या है, एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन। ये दो टाइप्स हैं आपके जो हेल्प करते हैं आपको इंक्रिप्शन परफॉर्म करने के लिए या डिक्रिप्शन परफॉर्म करने के लिए। तो इंक्रिप्शन के लिए आपके पास दो मेथड्स हैं, पहला है सिमेट्रिक इंक्रिप्शन एंड दूसरा है एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन। सिमेट्रिक इंक्रिप्शन में कितनी की यूज होती है, सिंगल की, एक की यूज की जाती है जिसके थ्रू आप इंक्रिप्शन भी करते हैं और उसी की के मदद से आप डेटा को डिक्रिप्ट भी करते हैं या डिक्रिप्शन परफॉर्म भी करते हैं। तो जिस की से आपने इंक्रिप्ट किया, उसी की से आप डिक्रिप्ट करते हैं। वो कॉन्सेप्ट किसका होता है, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन का। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन। अब ये इंपॉर्टेंट है समझना। एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन सबसे ज्यादा यूज किया जाता है और ज्यादा सिक्योर भी होता है, किसके कंपैरिजन में, सिमेट्रिक के, ठीक है। बट ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, किसके कंपैरिजन में, सिमेट्रिक के कंपैरिजन। तो सिमेट्रिक कम टाइम कंज्यूम करता है, एसिमेट्रिक ज्यादा टाइम कंज्यूम करता है। बट उसका एडवांटेज एसिमेट्रिक को मिलता है कि वो ज्यादा सिक्योर है कंपेयर टू सिमेट्रिक। क्योंकि एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन में क्या यूज होती है, टू कीज यूज होती है। मतलब आप डिफरेंट कीज यूज करते हो, दो कीज आप यूज करते हो। एक के थ्रू आपका डेटा इंक्रिप्ट होता है, तो उसी के दूसरे की के थ्रू डेटा को डिक्रिप्ट किया जाएगा।
अब ये जो दो कीज बताई मैंने आपको, ये रिलेशनल कीज होती हैं। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी दो आपने वैल्यूज उठा ली और एक से इंक्रिप्ट कर दिया और किसी भी दूसरे से मैंने डिक्रिप्ट कर लिया, ऐसा नहीं होता। ये जो दो कीज होंगी, की वन और की टू, इन दोनों का आपस में कोई ना कोई रिलेशन होगा। ये आपस में रिलेशन रखती हैं, एक दूसरे से रिलेटेबल कीज हैं। ताकि अगर डेटा की वन के थ्रू इंक्रिप्ट हुआ है तो उसको डिक्रिप्ट कैसे किया जाएगा, बस की टू के थ्रू। अगर डेटा की टू के थ्रू इंक्रिप्ट किया गया है तो वो डिक्रिप्ट कैसे होगा, की वन के थ्रू। ये कॉन्सेप्ट होता है। अब आपके हाथ में है इन दोनों कीज में से आपको किस से इंक्रिप्ट करना है और किस से इसको डिक्रिप्ट करना है। अगर आपने एक के थ्रू इंक्रिप्ट किया है तो वो डिक्रिप्ट होगा सिर्फ दूसरे की मदद से। ठीक है। अब ये जो दो कीज होती है उनको नाम दिया जाता है। एक का नाम होता है प्राइवेट की एंड सेकंड होती है पब्लिक की। ये अ, नाम प्रोवाइड किए जाते हैं इन कीज को। अभी नाम किस बेसिस पे प्रोवाइड किया जाता है ये भी समझ लीजिए। ऐसा कि जो आपने किसी को शेयर नहीं करा, आपके पास ही है, आपने सिक्योरली अपने पास सेव करके रख रखा है, उस की को क्या बोला जाएगा, प्राइवेट की। और ऐसा की जो आपने शेयर किया है लोगों के साथ, जिसको आप डेटा भेजना चाहते हो, जो रिसीवर है उसके साथ आपने की को शेयर किया है, या जो सेंडर है उसके साथ आपने की को शेयर किया है, तो वो कौन सा की होगा, पब्लिक की। तो जो दो कीज होती हैं इनमें से एक आप सामने वाले सेंडर या रिसीवर पार्टी के साथ शेयर करते हो, ताकि वो उस की के थ्रू कुछ कर पाए। अब वो क्या कर पाए, अब इस प्रोसेस को समझने के लिए एक डायग्राम के थ्रू मैं इसको समझा रहा हूँ। बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। मान के चलिए दो पार्टी हैं ए और बी, इनको आपस में कुछ डेटा सिक्योरली ट्रांसमिट करना है। ठीक है, कोई फाइल है, कोई डॉक्यूमेंट है जो वो आपस में एक दूसरे के बीच में शेयर करना चाहते हैं। तो ए ने डॉक्यूमेंट लिखा, बट वो डॉक्यूमेंट भेजने से पहले क्या करेगा, अपने पास दो कीज जनरेट करके रखेगा। अभी कीज मैं भी ऐसे बना रहा हूँ, बट नॉर्मली कीज आपकी अल्फान्यूमेरिक फाइल होती है। एक ऐसी फाइल जिसके अंदर अल्फान्यूमेरिक स्ट्रिंग होगी। आप लोगों ने भी एडब्ल्यूएस वगैरह पढ़ा होगा। एडब्ल्यूएस में आपने डॉट पेम फाइल जनरेट करी थी, डॉट पीईएम फाइल, जब आप एसएसएच का एक्सेस ले रहे थे। अगर उस फाइल को आप रीड करके देखोगे तो उसके अंदर अल्फान्यूमेरिक स्ट्रिंग लिखी होगी, तो वो आपका की होता है। ठीक है, उसको आप ट्राई करके देख लेना, ओपन करके देखना। तो IDRSA नाम की जो की होगी वो आपकी प्राइवेट की होती है। IDRSA.PUB के नाम से की होती है वो आपकी पब्लिक की होती है। ठीक है, वैसे ही कुछ की मान के चलो, मैंने यहाँ पे जस्ट डायग्राम के लिए आपको यहाँ पे बना के दिखाया है ऐसा। बी भी इस क्रिप्टोग्राफिक पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी में पार्ट लेगा, तो वो भी अपने पास कीज बना के रखेगा। तो मान के चलिए बी ने एक की बनाया इस तरीके से, और सेकंड की इस तरीके से। अब ये जो कीज आपने जनरेट करी है यहाँ पे, इनमें कुछ ना कुछ रिलेशन है। क्या क्या रिलेशन है, रिलेशन ये है कि एक के पास जो दो कीज है उसमें दो स्पाइक हैं। एक का जो पहला वाला है वो छोटा है और दूसरा वाला बड़ा है। एक का दूसरा वाला बड़ा है, मतलब पहले वाला बड़ा है और दूसरा वाला छोटा है। वैसे ही इस तरीके से यहाँ पर भी दो कीज बी ने जनरेट करी हैं, जहाँ पे स्पाइक्स तीन हैं। और आप देखोगे तो ये चारों की आपस में एक दूसरे से डिफरेंट है, कोई भी सेम की नहीं है। ठीक है, लेकिन रिलेशन है। इसमें तीन स्पाइक है, तीन स्पाइक है, ये रिलेशन है। इसमें दो स्पाइक है, दो स्पाइक है, रिलेशन है। ठीक है, तो आपने दो रिलेशनल की जनरेट करी, की वन एंड की टू। अब इनमें से पब्लिक कौन सी है, प्राइवेट कौन सी है, ये कैसे डिटरमाइन होगा, जिस भी की को आप शेयर कर दोगे सामने वाले के साथ, वो क्या हो जाएगी, पब्लिक की। और जो आपने शेयर नहीं करी है वो प्राइवेट की हो जाएगी। तो मान के चलिए ए ने ये वाला की बी को शेयर किया, एंड बी ने ये वाला की ए को शेयर कर दिया। तो बी के पास ये वाला की आ चुका है इस तरीके से ए का, एंड ए के पास एक बी का की आ चुका है। ठीक है, अब हमारे पास मान के चलिए एक ये की है, ये फर्स्ट की है, और एक हमारे पास सेकंड की है। यहाँ पर एक ये है हमारे पास और ये है। ठीक है, ये होने के बाद हमेशा याद रखिए, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी या एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन में, एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन को हम लोग और क्या बोलते हैं, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी इसको बोला जाता है, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, हमेशा देखिए इस प्रोसेस में आपको की एक्सचेंज करनी पड़ती है। तो ये जो प्रोसेस मैंने अभी यहाँ पे दिखाया है, जहाँ पे आपने एक एक की एक दूसरे का एक्सचेंज कर लिया है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, की एक्सचेंज। ठीक है, अब की एक्सचेंज होने के बाद एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट होगा।
अब मुझे आप लोग थोड़ा सोच के बताइए, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आप डेटा को प्राइवेट की से इंक्रिप्ट कर रहे हो तो वो डिक्रिप्ट कैसे हो सकता है, उसी की पब्लिक की से। अगर उसी की पब्लिक की से डिक्रिप्ट इंक्रिप्ट कर रहे हो तो डिक्रिप्ट कैसे होगा, वो उसी के प्राइवेट की से। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको, राइट? अब मुझे ये बताइए, इसी सिनेरियो में मान के चलिए और भी लोग हैं, जैसे सी है, डी है, और भी लोग हैं, और आपका पब्लिक की का नाम ही है पब्लिक, तो वो सभी के पास है। ए का पब्लिक की यहाँ पे भी है, बी का पब्लिक की भी सी के पास है, वैसे ही सी का और ए और बी का पब्लिक की किसके पास है, डी के पास भी अवेलेबल है। मतलब इनके पब्लिक की सभी के पास है। ठीक है, यहाँ पर सी के पास भी है, डी के पास भी है, ए और बी का। अब हम चाहते हैं कि ये दोनों यूजर जो हैं वो सिक्योरली एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर पाए, कोई और इनके कम्युनिकेशन को समझ ना पाए, क्योंकि यही काम होता है क्रिप्टोग्राफी या इंक्रिप्शन परफॉर्म करने का। ठीक है, हम यही चाहते हैं कि कॉन्फिडेंशियलिटी बनी रहे। तो वो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करने के लिए ए इस डॉक्यूमेंट को इसके थ्रू साइन करेगा या इसके थ्रू इंक्रिप्ट करेगा, या बी के पब्लिक की के थ्रू इंक्रिप्ट करेगा। आप लोग बताइए, ये वाला है आपका प्राइवेट पी आर ऑफ ए, ये वाला है पी यू ऑफ बी, ये पब्लिक की ऑफ बी है। ये वाला हो जाएगा आपका प्राइवेट ऑफ बी, एंड ये हो जाएगा पब्लिक ऑफ ए। ये आपके पास कीज अवेलेबल है। तो ए को इस डॉक्यूमेंट को इंक्रिप्ट करना है, उसके पास दो कीज हैं, एक प्राइवेट ऑफ ए और एक पब्लिक ऑफ बी। इन दोनों में से किसके थ्रू उस डेटा को इंक्रिप्ट करेगा ताकि बी, सिर्फ बी ही उसको डिक्रिप्ट कर पाए और कोई नहीं। पब्लिक ऑफ बी। प्राइवेट ऑफ ए क्यों नहीं होगा, क्योंकि प्राइवेट ऑफ ए से अगर आपने इंक्रिप्ट कर दिया तो वो सभी ओपन कर पाएंगे, सी भी ओपन कर पाएगा, डी भी ओपन कर पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने किसी भी डॉक्यूमेंट को प्राइवेट ऑफ ए के थ्रू इंक्रिप्ट करा है तो उसको ओपन करने के लिए क्या चाहिए, पब्लिक ऑफ ए। और पब्लिक ऑफ ए बी के पास भी है, सी के पास भी है, डी के पास, सभी के पास है। तो वो सभी ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उस डॉक्यूमेंट को पब्लिक ऑफ बी के थ्रू इंक्रिप्ट करोगे, है ना, उस की के थ्रू इंक्रिप्ट करोगे जो बी की पब्लिक की है, तो इसको सिर्फ डिक्रिप्ट कौन कर पाएगा, प्राइवेट ऑफ बी। और प्राइवेट ऑफ बी किसके पास है, सिर्फ बी के पास। प्राइवेट की बी का सिर्फ बी के पास है ना, वो किसी के साथ उसने शेयर नहीं करा है। हमेशा प्राइवेट की आप शेयर नहीं करते किसी के साथ। ठीक है, तो ये इस की के थ्रू इंक्रिप्ट डिक्रिप्ट करवाने के लिए हम इसको किससे इंक्रिप्ट करवाएंगे, प्राइवेट ऑफ ए, सॉरी पब्लिक ऑफ बी। तो पब्लिक ऑफ बी को लगाओगे किसके ऊपर, इस डॉक्यूमेंट के ऊपर, ताकि ये साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो और इस डॉक्यूमेंट को आप यहाँ पर शेयर कर दोगे। जैसे ही डॉक्यूमेंट शेयर होगा, इसको एक्सेस करने के लिए, डॉक्यूमेंट को प्लेन टेक्स्ट में एक्सेस करने के लिए बी क्या करेगा, अपनी प्राइवेट की इसके ऊपर इंप्लीमेंट करेगा। एंड जैसी प्राइवेट की इंप्लीमेंट होगी, ये डेटा डिक्रिप्ट होगा और बी उसको प्लेन टेक्स्ट में रीड कर पाएगा। ये कॉन्सेप्ट समझ आया? तो ये कॉन्सेप्ट आपको एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन को समझाता है। एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन में आप हमेशा याद रखिए कि आपको अगर डेटा किसी को भेजना है तो आप सामने वाले की पब्लिक की मांगो और उस पब्लिक की के थ्रू उस डेटा को इंक्रिप्ट करके उसको दे दो, ताकि वो जो पर्सन है जो रिसीव करेगा डेटा, वो अपने प्राइवेट की के थ्रू उसको डिक्रिप्ट कर ले, एक्सेस कर ले। समझ आया? तो सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन का। तो मैंने आपको कीज के मतलब समझा दिए कि प्राइवेट की कौन सी होती है जो आप अपने पास रखते हैं, पब्लिक की कौन सी होती है जो आप शेयर करते हैं किसी के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि इसमें एल्गोरिदम्स होती हैं कुछ, जैसे सिमेट्रिक इंक्रिप्शन के अंदर कुछ एल्गोरिदम्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पुरानी जो एल्गोरिदम थी जो यूज की जाती थी वो थी डीईएस। डीईएस का फुल फॉर्म क्या है, ये बताएगा? लिख लीजिए, डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। ये सबसे पुराना मतलब बहुत टाइम तक, बहुत ज्यादा टाइम तक यही चली थी क्योंकि ये सिक्योर थी उस समय। बट अब ये बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है, बहुत वीक एल्गोरिथम है। डीईएस, डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड।
इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आया वो था ट्रिपल डीईएस। ट्रिपल डीईएस में क्या था, डीईएस के अंदर जो की यूज की जाती थी, उसी की को आप 3 बार यूज करते हैं किसके अंदर, ट्रिपल डीईएस में। आपको पता है ये डीईएस क्या है, एक सिंगल की क्रिप्टोग्राफी है। तो जो की डीईएस में एक बार यूज होती थी, वही सेम की, वही सिंगल की आप यहाँ पर कितनी बार यूज करते हैं, 3 बार यूज करते हैं डेटा को मल्टीपल टाइम्स। बट इससे भी एक सिक्योर एल्गोरिदम जो अभी करेंटली आप करंट सिनेरियो में यूज कर रहे हो, वो है एईएस। एईएस क्या, एडवांस्ड। क्या करती है, हाँ एक ही डॉक्यूमेंट वो अपने आप ही करती है, ये एल्गोरिदम अपने आप काम करती है। आपको क्या करना होगा, डॉक्यूमेंट दोगे आप उसको, पासवर्ड या की प्रोवाइड कर दोगे, उसके थ्रू वो ऑटोमेटिकली आपके डेटा को 3 बार इंक्रिप्ट करेगी अपने आप ही। फिर डिक्रिप्ट करना होगा तो डिक्रिप्ट भी 3 बार होगा। मतलब वो जो की है वो 3 बार यूज करती है ये सारी एल्गोरिदम्स। एल्गोरिदम्स का मतलब आपको पता ही है, एक प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू आपके डेटा को यहाँ पर क्या किया जा रहा है, इंक्रिप्ट किया जा रहा है, ठीक है। लास्ट जो एल्गोरिथम सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एईएस। एईएस का फुल फॉर्म क्या होता है, एडवांस्ड इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। ये सबसे पॉपुलर इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड है जो अभी के टाइम पे यूज की जाती है। और इसके अलग अलग की साइज हैं जो यूज किए जाते हैं, जैसे 128 की, या 192, या 256। ये इसके की साइज हैं। कितने बिट्स का की है इसका, बिट्स का। बिट्स का मतलब आप लोगों को पता है बाइनरी डिजिट, 0 और 1। तो कितने बिट्स की एक की साइज यूज करता है, 128, जो कि मतलब ऑब्वियसली कम सिक्योर है 192 और 256 से। देन 192 जो कि कम सिक्योर है किससे, 256 से। तो सबसे बेस्ट आपको इंक्रिप्शन किस में मिलेगा, सिमेट्रिक में, एईएस 256 के साथ। देन यहाँ पर जो सिमेट्रिक एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन में आपके पास जो एक इकलौती एल्गोरिदम है जो सबसे ज्यादा सिक्योर है वो है आरएसए। आरएसए आपने सुना होगा बहुत बार। आप जब एसएसएच कॉन्फ़िगर करते हो तब आरएसए यूज होता है। आप जब एसएसएल सर्टिफिकेट्स को यूज करते हुए, एचटीटीपीएस में आपको पता है एसएसएल सर्टिफिकेट यूज होते हैं जो आपके डेटा या कम्युनिकेशन को इंक्रिप्ट करता है। उस इंक्रिप्शन को परफॉर्म करने के लिए भी क्या यूज होता है वहां पे, आरएसए, ठीक है। तो आरएसए एक बहुत सिक्योर एल्गोरिथम है। आरएसए की फुल फॉर्म, 3 साइंटिस्ट हैं जिनने मिलकर ये बनाया था एल्गोरिदम, राइविस्ट, शामिर, एडलेमैन, ठीक है। 3 साइंटिस्ट है जिनने मिलकर ये एल्गोरिदम बनाया था। उन्हीं 3 साइंटिस्ट का नाम पर ये एल्गोरिदम को सेव किया गया, मतलब नाम नाम रख दिया गया इसका आरएसए, राइविस्ट, शामिर, एडलेमैन। इसमें भी आपके पास अलग अलग की साइज अवेलेबल है, ठीक है। जैसे आरएसए पुराना जो आया था वो 512 के साथ आया था। फिर इसके जो की साइज है वो बहुत बड़े ही होते हैं। फिर 1024, 2048 एंड 4096। जो सबसे ज्यादा की साइज इसका सिक्योर है वो कौन सा है, 4096 बिट्स ऑफ की। तो इंक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, इसके ऊपर प्रैक्टिकल करेंगे अभी, जब प्रैक्टिकल कराऊंगा मैं नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक क्लियर है, फिर यहाँ तक सारी चीजें। चलिए अब बात करते हैं हैशिंग के बारे में। हैशिंग क्या होती है,
हैशिंग, हैशेस के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है? क्या होते हैं हैशेस, बताइए। हम्म। हैशिंग का काम कब कब होता है? जैसे इंक्रिप्शन का काम के कब होता है, जब आप डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी को इंश्योर करना चाहते हैं, तब हम किसका यूज करते हैं? इंक्रिप्शन का यूज करते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब स्टार्टिंग में बताया था आपको। तो ऐसा एक और एलिमेंट मैंने बताया था इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का, जिसको इंश्योर करने के लिए आप हैशिंग की मदद लेते हैं। वो क्या होता है? इंटीग्रिटी। उसको क्या बोलते हैं? इंटीग्रिटी। तो इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है? इंटीग्रिटी का मतलब होता है जब आप किसी को कोई फाइल शेयर कर रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट शेयर कर रहे हैं, और वो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है या नहीं, ये चेक करना है आपको कि वो जेन्युइन है या नहीं, ओरिजिनल है या नहीं, उसमें किसी ने कोई चेंजेस तो नहीं किए। तो वो चेक करने के लिए आप किसका यूज करते हैं? हैश फंक्शंस का आप यूज करते हैं, हैशिंग एल्गोरिदम्स का आप यूज करते हैं। समझ आया? तो हैशिंग में भी क्या होता है, आपका जो प्लेन टेक्स्ट होता है, प्लेन टेक्स्ट में कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट कुछ, कोई फाइल का डॉक कोई फाइल नहीं होती, कोई मतलब कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। प्लेन टेक्स्ट आपका कंटेंट नहीं होता यहाँ पे। कंटेंट तो होता ही होता है। फाइल, डॉक्यूमेंट हो सकता है, कोई पीडीएफ हो सकता है, कोई ईएक्सी फाइल हो सकती है, एपीके फाइल हो सकती है, किसी भी तरीके की कोई भी एक्सटेंशन वाली एक फाइल हो सकती है यहाँ पर, जिसको आप किस में कन्वर्ट करते हो? हैश में। और हैश क्या होता है? एक एल्फान्यूमेरिक आउटपुट, जो कि किसके थ्रू लिखा जाता है? हेक्साडेसिमल डिजिट्स में लिखा जाता है। हैश को हमेशा कैसे लिखते हैं? हेक्साडेसिमल डिजिट्स में। हेक्साडेसिमल का मतलब आप लोगों को पता है, 0 to F। ये हेक्साडेसिमल डिजिट्स होती हैं आपकी, जिसमें आपके हैशेस को लिखा जाता है। ठीक है। अब ये जो हैशेस होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। एक बार आपने किसी भी डॉक्यूमेंट का या किसी भी वर्ड का हैश बना दिया, तो उस वर्ड से, उस हैश से वो वर्ड बनाना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। उसके लिए क्या टेक्निक यूज होती है फिर? हैश क्रैकिंग, जो आप लोगों ने परफॉर्म की थी जब आपको पासवर्ड हैश क्रैक करने थे। तो आप लोगों ने एक वर्ड लिस्ट यूज करी, और वर्ड लिस्ट के थ्रू आपने उस पासवर्ड को क्रैक किया, उस हैश को क्रैक किया आपने। ठीक है। तो हैशिंग की कॉन्सेप्ट यही है कि आपका रिवर्सिबल प्रोसेस है, वन टाइम फंक्शन है, रिवर्स नहीं कर सकते आप इसको। और इसको यूज किया जाता है ये चेक करने के लिए कि आपका डेटा ओरिजिनल है या नहीं है, फाइल ओरिजिनल है या नहीं है। ठीक है। जैसे इसके आपने बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी देखी होंगी जहां पर आप जब सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो, तो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते समय आपको साइड में हैशेस दिए जाते हैं, कि अगर आप वो सॉफ्टवेयर कहीं और से ले रहे हो, आपने वेबसाइट से डाउनलोड किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मान के चलो कि मैंने वेबसाइट से नहीं, किसी से पेन ड्राइव से ले लिया, या किसी और यूजर ने मेरे को शेयर कर दिया, दोस्त ने शेयर कर दिया। अब आप ये चेक करना चाहते हो कि मैं उस फाइल को एग्जीक्यूट करूं या ना करूं, ओरिजिनल है या नहीं है, क्या पता उसके पीछे कोई मालवेयर हो। वो चेक करने के लिए आप उसका हैश निकालो, और उसके हैश को कंपेयर करो कहाँ पर? वेबसाइट में जो हैश दिया हुआ है उसके साथ। अगर हैश मैच कर रहा है, एग्जैक्टली सेम मैच कर रहा है, तो फाइल ओरिजिनल है। अदरवाइज फाइल आपकी ऑल्टर्ड है, मेलिशियस हो सकती है, उसके अंदर चेंजेस किए गए हैं। ठीक है। तो वो टेक्निक यूज की जाती है इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए, उसको बोलते हैं हैशिंग। ठीक है। तो यहाँ पर जो आउटपुट निकल के आता है, उस आउटपुट को एक अलग मतलब उसको आप हैश बोल लो, साइफर टेक्स्ट बोल लो, बट उसको एक और नाम से जाना जाता है। उसको बोलते हैं मैसेज डाइजेस्ट। मैसेज डाइजेस्ट एक वैल्यू है, जो एक तरीके का फाइल का सिग्नेचर होता है। आपने जो मैसेज, जो कंटेंट, जो फाइल प्रोवाइड करी है, उसका सिग्नेचर होता है। सिग्नेचर मतलब कि अगर मैंने हल्का सा उस फाइल में चेंजेस किए, तो उसका पूरा सिग्नेचर चेंज हो जाएगा, और जिसका मतलब है कि उसका इंटीग्रिटी क्या है। तो हैश को या साइफर टेक्स्ट आउटपुट को आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो? मैसेज डाइजेस्ट।